नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं वक्फ बोर्ड क्या होता है और इसका क्या महत्व है। आज की इस वीडियो में हम आपको वक्फ बोर्ड की पूरी जानकारी देंगे। इसके इतिहास, उद्देश्य और कार्यों के बारे में आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। के बारे में एक एक करके इसमें सिर्फ 4 पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा और अपनी स्पष्ट राय आप रख सकते हैं जब भी आपसे कोई इस पर डिबेट करे। सबसे जो पहला पॉइंट है, वक्फ प्रॉपर्टी है क्या, ये समझना काफी जरूरी है। वक्फ का मतलब है दान देना और प्रॉपर्टी का मतलब है संपत्ति। मतलब दान में संपत्ति देना, चाहे चल या अचल किसी भी प्रकार की संपत्ति वो हो सकती है जो कि अल्लाह के नाम से दी जाती है। फिर वाकिफ जो प्रॉपर्टी को जो वक्फ कर रहा है वो चाहे भी तो उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकता है। उस प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा परमानेंट अल्लाह की हो जाएगी। मतलब अल्लाह के नाम से दी जाने वाली संपत्ति जो कि चल या अचल हो सकती है उसे वक्फ प्रॉपर्टी कहते हैं। और एक बार प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर हो गई तो उसकी जो ओनरशिप है वो हमेशा अल्लाह की हो जाएगी। सबसे पहला तो ये पॉइंट रहा कि वक्फ कहते किसे हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दुनिया की जो सबसे पहली वक्फ प्रॉपर्टी थी वो कौन थी। सऊदी अरब शहर के जो मक्का शहर है वहां पर मस्जिद अल हरम के बीच में जो काबा शरीफ बना हुआ है, जिसे बैतुल्लाह अल्लाह का घर कहते हैं, इसे इस्लाम में दुनिया की पहली वक्फ प्रॉपर्टी माना गया है। लेकिन कुछ हिस्टोरियन बिरकत हवाम नाम का जो तालाब है उसे मानते हैं। लेकिन ज्यादातर जो हिस्टोरियन है वो वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है उसे काबा शरीफ को ही माना जाता है। इसको काबा शरीफ को हजरत मोहम्मद इब्राहिम व उनके बेटे हजरत मोहम्मद इस्माइल ने लगभग 2000 बीसी के टाइम में इसे बना करके अल्लाह की इबादत के लिए सदका ए जरिया कर दिया, क्योंकि उस टाइम पर इसे सदका ए जरिया के नाम से जाना जाता था। यहीं से शुरुआत होती है सदका ए जरिया की। इस घटना के लगभग 2 से 2500 साल बाद अरब रीजन में कैलिफ हजरत उमर नाम के एक व्यक्ति थे जिनका इस्लाम जगत में बहुत सम्मान था। इनके पास खैबर में 600 बीघा खजूर की बाग थी जिसे वे धार्मिक कार्य के लिए देना चाहते थे। ये हजरत मोहम्मद साहब के समकालीन थे। जब इनसे इन्होंने पूछा कि इस प्रॉपर्टी को कैसे अच्छे कार्य के लिए यूज करें, तो मोहम्मद साहब ने इन्हें इस प्रॉपर्टी को सदका ए जरिया करने को कहा, ताकि आपके जाने के बाद भी इसका जो फल है वो आपको कंटिन्यू मिलता रहे। यहीं से निकल कर आया कंटिन्यूस चैरिटी का कॉन्सेप्ट इस्लाम में, जो आगे चल करके पूरे विश्व में फैला। और ये घटना थी, इंसिडेंट, ये पूरे अरब मिडिल ईस्ट में फैल गई और ये लोग इसमें काफी इंटरेस्टेड भी हुए, क्योंकि बार बार दान देने से अच्छा है कि एक बार दान दे और उसका जो फल है वो कंटिन्यूस आपको मिलता रहे। क्योंकि सदका ए जरिया के तहत प्रॉपर्टी अल्लाह की राह में धर्मार्थ कार्य के लिए दी जाती थी। आगे चल करके जब वक्फ प्रॉपर्टी की संख्या बहुत अधिक हो गई तो उसे मैनेज करना काफी मुश्किल हो गया। और इसके साथ ही जब अरब की डेमोग्राफी चेंज हुई तो वहां उमैयद डायनेस्टी अपने जब चरम पर थी तो उसमें कैलिफ मुअय्या अबी सुफियान नामक एक एम्परर थे। इन्होंने इस अनऑर्गेनाइज सिस्टम को एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में बदल दिया और इस टाइम पर अरब रीजन में अरबी भाषा में शब्द अकूफा या वक्फ शब्द का सदका जरिया के लिए लोग यूज करने लगे थे, जिसका मतलब होता था किसी चीज को रोक देना, टाई अप कर देना। लोग जब भी अपनी प्रॉपर्टी को सदका जरिया करते थे तो वो कहते थे कि हमने प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया है। ये शब्द काफी प्रचलन में आ गया था, जिसके बाद में बादशाह ने इस सदका जरिया की जगह पर इस सिस्टम का पूरा नाम वक्फ सिस्टम रख दिया। यहीं से शुरुआत होती है वक्फ सिस्टम की, वक्फ शब्द की। इसी डायनेस्टी में आगे चल करके अबी सुफियान आए, जिन्होंने इस पूरे वक्फ सिस्टम में रूल एंड रेगुलेशन को सेट किया ताकि लोग इस वक्फ प्रॉपर्टी का मिसयूज ना कर सके, गलत इस्तेमाल ना कर सके। इसमें इन्होंने सारी वक्फ प्रॉपर्टी का ऑफिशियल रिकॉर्ड बनवाया जो कि उस टाइम पर मौजूद थी, जिसे एक रजिस्टर में मेंटेन करवाया। और वो जो वाकिफ प्रॉपर्टी को डोनेट कर रहा है वो प्रॉपर्टी उसी की होनी चाहिए, उधार की नहीं होनी चाहिए, और तभी वो प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। वक्फ प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए मुतवल्ली नाम के पद की व्यवस्था की, जो कि आज भी प्रचलन में है। लोग आज भी जो वक्फ प्रॉपर्टी होती है उसकी जो लास्ट इकाई हो, मुतवल्ली उसे देखरेख करता है। इसमें कई स्लैब बनाए गए थे जिसके तहत वाकिफ अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकता है, जैसे धार्मिक कार्य के लिए वक्फ अल औलाद, मुसाफिर के लिए आश्रय। इसी तरह इसमें कई धर्मार्थ कार्य के लिए बनाया गया था। ये तो रहा, यहां से शुरुआत हुई। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर। भारत में वक्फ प्रॉपर्टी की शुरुआत कहां से हुई, भारत की पहली वक्फ प्रॉपर्टी कौन थी, आइए जानते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी अफगान आक्रमणकारी, जिसने 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, जिससे दिल्ली पर कब्जा गौरी का हो गया। फिर उसने जो आज का पाकिस्तान है वहां मुल्तान में एक मस्जिद के पास 2 गांवों को भारत में सबसे पहली बार वक्फ किया। यही भारत की पहली वक्फ प्रॉपर्टी मानी जाती है। आगे चल करके जब भारत दिल्ली सल्तनत, मुगल व दक्षिण भारत के जितने भी मुस्लिम शासक आए उनके द्वारा अलग अलग टाइम पर प्रॉपर्टी वक्फ की गई थी।
फिर जब भारत में आगे चल करके अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो अंग्रेज इस प्रॉपर्टी से होने वाले इनकम से टैक्स लेने के लिए 1923 में पहली बार एक्ट बनाकर इसे लीगलाइज कर दिया। और जब भारत आजाद हुआ तो सबसे ज्यादा विवाद दिल्ली में था, क्योंकि सबसे ज्यादा राजधानी रही इस्लामिक शासन की, इसीलिए यहाँ पर वक्फ प्रॉपर्टी की संख्या अधिक थी। और जब लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान गए तो उनकी प्रॉपर्टी जो यहाँ रह गई थी उसे भारत सरकार ने इवैक्यू प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। और जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनके लिए रिफ्यूजी सेंटर बनाकर वहां पर टेम्पोररी निवास दिया। बाद में प्रॉपर्टी को पहचान पाना काफी मुश्किल हो गया था, जिससे दिल्ली में काफी विवाद है वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के। आगे चल करके यूपी के जो सीएम थे नारायण दत्त तिवारी 1989 में, उनके द्वारा जो अनकल्टिवेटेड जमीन थी, बंजर जो जमीन पड़ी हुई थी, इसे वक्फ बोर्ड को सौंप दिया ताकि वहां ऊपर इस्लामिक धार्मिक कार्य के लिए कब्रिस्तान, ईदगाह, मस्जिद ऐसे चीजों को बनाया जा सके और इस्लामिक कार्य के लिए उनका यूज किया जा सके। इसलिए यूपी में जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की जो संख्या थी वो काफी बढ़ गई। इनका काफी विरोध भी हुआ उस टाइम पर। लोगों ने इनको कहा कि आप एक सेकुलर कंट्री में आप ऐसे कार्य को नहीं कर सकते हैं, एक ही धर्म के लिए आप एक तरह से नहीं सोच सकते हैं। लेकिन काफी विरोध झेलने के बाद में इन्होंने बात नहीं मानी और प्रॉपर्टी वक्फ घोषित कर दी, जो अनकल्टिवेटेड जमीन थी, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में वक्फ प्रॉपर्टी की जो संख्या थी काफी तेजी से बढ़ी। आइए समझते हैं वक्फ बोर्ड का जो चौथा पॉइंट है। इसको समझने के बाद में आपको बिल्कुल भ्रम नहीं रह जाएगा। आपसे जब भी कोई अपनी स्पष्ट राय पूछेगा तो आप उसे बता सकते हैं। इसी में हम आपको बताएंगे भारत सरकार इसमें क्या क्या चेंजेस करने जा रही है, क्या क्या चेंजेस का प्रस्ताव रखा है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो वक्फ बोर्ड की जो परिभाषा है उसी में भारत सरकार ने लिख दिया है कि केवल संपत्ति का मालिक ही वक्फ बना सकता है, यानी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। पहला बड़ा बदलाव है कि अब से कोई भी व्यक्ति तभी अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है जब वह कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा हो, मतलब इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहा हो और उसकी संपत्ति पर उसका कानूनी अधिकार हो। दूसरा इसमें किया जा रहा है वक्फ बाय यूजर को रिमूव कर दिया गया है, उसे हटा दिया गया है। वक्फ बाय यूजर होता क्या है इसे समझना काफी जरूरी है। जैसे कोई मस्जिद है या और मस्जिद के पास में कोई खाली जगह है जहां पर लोग काफी समय से इकट्ठा होकर नमाज पढ़ रहे हैं या फिर उस प्रॉपर्टी का इस्लाम में धार्मिक कार्य के लिए यूज किया जा रहा हो, उसके ओनर को यदि कोई दिक्कत नहीं है तो उस वो प्रॉपर्टी स्वतः ही वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाएगी। और एक बार प्रॉपर्टी वक्फ हो गई तो उसकी जो ओनरशिप है वो कभी चेंज नहीं होगी, परमानेंट अल्लाह की हो जाएगी। इससे इसमें ओरल वक्फ को भी समाप्त कर दिया गया है। अब से केवल रिटन वक्फ को ही वैलिड माना जाएगा। तीसरा जो इसमें अहम बदलाव सरकार करने जा रही है, पहले वक्फ प्रॉपर्टी का जो सर्वे करने के लिए एक सर्वे आयुक्त नियुक्त किया जाता, अब उसकी जगह पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को नियुक्त किया जाएगा जो कि प्रॉपर्टी का सर्वे करेंगे। सर्वे करने का मतलब यह है कि प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं उसे बारीकी से जांचना। अब चौथा इसमें जो बदलाव सरकार करने जा रही है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल या स्टेट काउंसिल में कम से कम 2 गैर मुस्लिम व कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं को शामिल करना कंपलसरी कर दिया गया है। और इसमें जो पांचवा सबसे बड़ा बदलाव है, बोहरा मुस्लिम व आगा खानी मुस्लिम समुदाय के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाने का प्रस्ताव रखा है। अब वक्फ प्रॉपर्टी की जानकारी एक केंद्रीकृत पोर्टल पर उपलब्ध होगी। इससे आप अपने आसपास के वक्फ प्रॉपर्टी का जो कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, उसे आसानी से देख पाएंगे। वक्फ ट्रिब्यूनल में बदलाव करने का भी प्रस्ताव है। इसमें अब से 2 सदस्य होंगे और उनके फैसलों के खिलाफ आप हाईकोर्ट में 90 दिनों के अंदर अपील कर सकते हैं। इससे पहले आप ट्रिब्यूनल का जो फैसला होता था वो अंतिम माना जाता था, लेकिन अब से 90 दिनों के अंदर आप उसके खिलाफ चैलेंज इसको हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप कर सकते हैं। इसमें जो 8वां बदलाव है, लिमिटेशन एक्ट धारा 107 को हटा करके 1963 को लागू किया गया है ताकि वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व का जो विवाद है वो बेहतर तरीके से किया जा सके। सर्वे की जो रिपोर्ट है, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑफिसर रहेगा वो सीधे गवर्नमेंट को भेजेगा, ना कि वक्फ बोर्ड को भेजेगा। इससे पहले वक्फ बोर्ड को भेजा जाता था, लेकिन अब वो सीधे स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा, मतलब सीधे हस्तक्षेप सरकार का। अब से इसकी जो फाइनेंस ऑडिट होगी वो भारत के सीएजी करेंगे, मतलब इससे जो इनकम जनरेट होती है उसकी जो ऑडिट होगी वो भारत के सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल करेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जो संपत्तियों से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो काफी बड़ी संख्या में होता है, पर वक्फ बोर्ड उसे दिखाता नहीं है। वक्फ बोर्ड के पास में 9 लाख एकड़ के पास में इसके संपत्ति है और इससे जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो लगभग 163 करोड़ के आसपास इसे दिखाया जाता है। पर अलग अलग देशों में इतनी कम प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी वहां पर जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो काफी बड़ी संख्या में जनरेट होती है। इसलिए अब से जो इसकी फाइनेंस ऑडिट होगी वो भारत के सीएजी करेंगे। अब से जिन वक्फ प्रॉपर्टी का विवाद सरकार के बीच में चल रहा है, वक्फ बोर्ड के बीच में, उन पर जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया था तब तक उन प्रॉपर्टी का जो अधिकार रहेगा वो सरकार के पास रहेगा, मतलब वो सरकार के अंडर में रहेंगी, ना कि वक्फ प्रॉपर्टी के पास में। तो आप वक्फ बोर्ड से क्या समझे हैं, इस पर अपनी स्पष्ट राय आप रख सकते हैं, कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और
अभी ये जो कानून है ये लागू नहीं हुआ है, क्योंकि जब ये पूरी तरह से तीनों सदन से जब पास हो जाएगा तभी ये लागू होगा। क्योंकि भारत में जब भी कोई कानून बनता है तो लोकसभा राज्यसभा से पास होकर के जब उस पर राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो वो एक कानून बन जाता है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जब भी आपसे कोई वक्फ बोर्ड पर अपनी स्पष्ट राय पूछे तो आप उसे बता भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।